मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 76 चारों का ओबोल। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार 76 चारों ओबोल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार सेठ के लिए अपना हथौड़ा बनाने का समय आ गया था। यह एक ऐसा कदम था जो किसी भी लोहार को उठाना होगा ताकि वह वास्तव में नौसिखिया होने से स्नातक हो सके। यह प्रक्रिया एक अनुष्ठान की तरह थी। चारों के ओबोल के मामले में यह वास्तव में अनुष्ठान था। इस हथौड़े का ब्लूप्रिंट खास था। यह ऐसा विकल्प नहीं था जिसे वह बस क्लिक करके दूसरे ब्लूप्रिंट की तरह वर्कपीस बनाने की प्रक्रिया को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वह इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था और इसका कोई मार्गदर्शक कार्य नहीं था। यह असेंबली के लिए निर्देशों के साथ आया था और भागों के आकार के लिए स्केच किया गया था। इसमें एक विशिष्ट श्वास तकनीक का वर्णन किया गया था जिसका उपयोग फोजिंग के दौरान किया जाना था और जिस तरह से आत्माओं या मोमबत्तियों जैसी अन्य सामग्रियों को लोहार के चारों ओर एक संरचना में रखा जाना था। उन्होंने ओरिएकोट में सेटअप के लिए आवश्यक अधिकांश सामान एक दिन पहले ही खरीद लिया था। सेठ को न केवल इस सेटअप को तैयार करना था बल्कि फ्री क्रिएशन में हथौड़ा बनाते समय सही श्वास तकनीक को बनाए रखना था। ओह हाँ, और उसे इसे सही करने के लिए केवल एक ही शॉट था। सब कुछ पहले प्रयास में काम करना था क्योंकि उसके बाद ब्लूप्रिंट गायब हो जाएगा। वो खुश था कि उसने अब तक ऐसा करने का इंतजार किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसका कौशल अभी बड़ा है, बल्कि इसलिए भी था कि वह मुफ्त निर्माण में चीजें करने में बहुत सहज हो गया था। हाल के हफ्तों में इतने सारे हथियार बनाने के बाद उसे लगा कि वह इस पर केवल एक ही प्रयास करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में था। सेठ ने 3 लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन सिलिया तैयार की थी और उसने हैंडल के लिए लेस देन कोल वुड ग्रेटर देन का चयन किया। उसके पास एकमात्र ऐसी सामग्री थी जो दुर्लभ नहीं थी, वह थी किशोर से लेस देन सोल बड़ी ग्रेटर देन। उसे उम्मीद थी कि यह शुरू से ही दुर्लभ रेटिंग पाने के लिए पर्याप्त थी। उसे नहीं पता था कि हथौड़े को बढ़ने के लिए कितनी सामग्री और आत्माओं की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह एक उच्च रैंक से शुरू करके कुछ बचा सकता है। सब कुछ सेट करने में ही 1 घंटा लग गया, लेकिन युवा लोहार आखिरकार हथौड़ा बनाना शुरू कर सका। सबसे पहले उसने लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन के 3 सिल्लियों को एक साथ वेल्ड करके हैमरहेड के लिए ब्लेड बनाया। उसने तुरंत ही नियमित स्टील से अंतर महसूस किया। इसे हिलाना और आकार देना बहुत कठिन था। उन्हें एक साथ वेल्ड करना ब्लूप्रिंट की आवश्यकता थी। यह उल्लेखित श्वास तकनीक का पालन करते हुए होना चाहिए था। दुर्लभ धातु को एक साथ वेल्ड करने में ही उसे बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और वह थकावट के करीब पहुंच गया। यह आसान नहीं था क्योंकि उसे उसी समय सामग्री में आत्मा को डालना था। लेकिन उसने कुछ असामान्य भी देखा। जब उसने ये देखा तो उसने अपनी स्थिति की जांच की और पाया कि उसका मन पूर्ण और कुछ बिंदुओं से चूकने के बीच थोड़ा उतार चढ़ाव कर रहा था। सांस लेने की तकनीक का पालन करने से उसने अपने मन के प्रवाह को नियंत्रित किया और हथौड़े से किए गए हर प्रहार के साथ थोड़ी जादुई शक्ति भेजी। जब तीनों टुकड़ों को आखिरकार एक साथ जोड़ दिया गया तो उन्होंने ताकत और निपुणता में कुछ विशेषता अंक जोड़ने के लिए एक छोटा ब्रेक लिया, जिससे दोनों को 60 और धीरज को 50 तक लाया गया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें अगले चरण का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। हैमरहेड को गढ़ना। चारों का ओबोल मोटे तौर पर लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन के साथ आए दूसरे हथौड़ों से मिलता जुलता था। एक चेहरा सपाट और चौकोर था जिसके किनारे गोल थे ताकि सतह चिकनी और समतल हो। दूसरा गोल और थोड़ा घुमावदार था ताकि ज्यादा सामग्री को हिलाया जा सके और इसे मोटा आकार दिया जा सके। स्मिथी में आम हथौड़ों से अलग इसमें कनेक्शन और हैंडल को मजबूत बनाने के लिए कुछ पोलार्म्स की तरह लंबी हैंडल के साथ स्टील के लैंगिट लगे हुए थे। इसके अलावा उसे 2 मोहरें बनाने की जरूरत थी। सेठ को हथौड़े के शरीर पर कुछ खास चिन्हों को छापना था। एक चक्र था जिसमें 2 मोती थे, एक शीर्ष पर और दूसरा नीचे, एक दूसरे के ठीक विपरीत। दूसरा चिन्ह एक उल्टा भी था जिसके नीचे एक छोटा सा चक्र फिट था। उसने बहुत पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था क्योंकि वह धीरे-धीरे बेतरतीब धातु को अपने मनचाहे आकार में ढाल रहा था। उसने अभी जो एकमात्र कपड़ा पहना हुआ था वह एक हेडबैंड था जो उसके पसीने को उसकी आंखों में जाने से रोकता था। उसने बहुत समय से इस तरह से ढलाई नहीं की थी। उसे समय का एहसास नहीं था, दरवाजे बंद थे और कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था। उसका एकमात्र ध्यान स्टील के उस टुकड़े पर था जो धीरे-धीरे उसके हाथों के नीचे आकार ले रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने छोटे-छोटे ब्रेक के दौरान बड़े घूंटों में पानी और सहनशक्ति की औषधि पी ली। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। हैमरहेड को आकार देने के बाद अगला कदम स्टैंप बनाना था। समय बचाने के लिए उन्होंने लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और 2 चौकोर पट्टियां बनाई जहां उन्होंने एक छोर पर प्रतीकों के नकारात्मक को उकेरा। जब उसने हैमरहेड को फिर से गर्म किया जब तक कि वह लाल न हो जाए और एक तरफ उल्टे वी में पंच किया तो इस अनुष्ठान के गठन के भीतर रखी गई आधी आत्माएं उसकी ओर एक कदम बढ़ी। जब उसने सकल में पंच किया तो दूसरे आधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने गर्म टुकड़े को बुझाया और आत्माएं फिर से व्यवस्थित हो गईं। 20 आत्माएं जो शुरू में बेतरतीब ढंग से रखी गई थीं, उन्होंने हैमरहेड के चारों ओर एक सही सकल बनाया। सेठ का दिल हर बार थोड़ा उछल जाता था जब आत्माएं अचानक उसके करीब आती थीं। हालांकि खुद को याद दिलाने के बाद कि यह संभवतः अनुष्ठान का हिस्सा था, वह आसानी से शांत हो गया। अगला था लेस देन कोल वुड ग्रेटर देन। यह न केवल रंग और रेटिंग में बल्कि आत्मीयता में भी लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन से मेल खाता था। ये सिसिफस के पीसने वाले पहिए का समय था और इस बार उसने उन भावनाओं को व्यक्त किया जो सिसिफस ने महसूस की होंगी। लकड़ी को आकार देने के लिए पीसना केवल दर्दनाक रूप से धीमा काम था। वह जो औषधि पी रहा था उसके बावजूद वह थका हुआ था और उसकी बाहें भारी लग रही थी। लकड़ी को धूल के कण से पीसते हुए देखना ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मर्जी से ही कट रही हो। अब वह कितने समय से काम कर रहा था। वह तैयार हैंडल को हाथ में लेकर उत्कीर्ण टेबल की ओर लुढ़क गया। इनले भी हैंडल का हिस्सा थे। तैयारी में उसने अपने बनाए पोलार्म्स में इनले बनाने का प्रशिक्षण लिया। लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन ने उससे कुछ अनुभव प्राप्त किया था। उसने इनले के लिए लेस देन प्राचीन कांस्य ग्रेटर देन को चुना था। उन्हें जादू की श्रेणी में नहीं रखा गया था, लेकिन वह इतनी दूर आने के बाद सामग्री पर कंजूसी नहीं करना चाहता था। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन एक बार जब वह टेबल पर बैठा तो वह फिर से पूरी तरह से केंद्रित हो गया। इनले के लिए चैनलों को काटने और कम करने में बहुत ताकत और समय लगा। तार डालना आसान काम था। सब कुछ अच्छा नहीं था। थकान की अपनी कीमत थी और उसे अक्सर गलतियों को ठीक करना पड़ता था और तार को मजबूती से चिपकाने के लिए चैनलों को फिर से बनाना पड़ता था। जब से उसे यह क्लास मिली थी तब से उसे इतनी निराशा कभी नहीं हुई थी। लेकिन क्षितिज पर रोशनी थी। अंतिम चरण था फाइलों से हाथ से सब कुछ चिकना करना और हैंडल को चमकाना। पूरी प्रक्रिया आखिरकार खत्म हो गई। वह निहाई पर वापस आ गया जहां हथौड़े का सिरा इंतजार कर रहा था। अब 2 टुकड़ों को फिट करने का समय था। सेठ को थोड़ा पीसना और फिर से एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन जल्द ही सिर हैंडल पर आराम से फिट हो गया। सेठ ने टाइटेनोबा की आत्मा का लगभग आधा हिस्सा उसके सिर में मिला दिया था। अब उसने बाकी आधा हिस्सा हैंडल में डाल दिया। पहले की तरह उसे लगा कि अब जैविक पदार्थ में आत्मा को मिलाना बहुत आसान है। उसने लैंगेट्स पर कील ठोकी और राहत की एक बड़ी सांस के साथ उसने एक गहरे रंग के स्टील वेट से कनेक्शन को मजबूत किया। 20 आत्माओं के घेरे से घिरा हुआ सेठ वेटरनी नदी के पानी के पास गया। इससे आत्मा पूरी तरह से हथौड़े से जुड़ जाएगी और टुकड़ा पूरा हो जाएगा। जैसे ही उसने चारों के ओबोल को पानी में डुबोया, वह एक भयानक गहरे नीले रंग में चमकने लगा और उसके चारों ओर की आत्माएं और अनुष्ठान के लिए सामग्री बैरल में घुस गई और हथौड़े के साथ मिल गई। लेस देन डिंग, आपने अपना पहला क्लास एक्सक्लूसिव आइटम पूरा कर लिया है। +3 डेक्स +3 स्टार ग्रेटर देन। लेस देन चारों का ओबोल। दुर्लभ विकास, क्षति 220, स्थायित्व 3000। 1 क्षति अंधेरे स्थानों में उठाई जाती है। 2 जोड़ 5% डार्क डैमेज मन लागत 20 प्रति मिनट। 3 धीमा पाचन, जिस प्रकार आत्माओं को पाताल लोक में लाने के लिए नाविक चारों को भुगतान करने के लिए सिक्के की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को नया उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्पिरिट स्मिथ के हाथ में इस हथौड़े की आवश्यकता होती है। चारों के ओबोल का उपयोग सीधे आत्माओं को बनाने और नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जोड़ 50% लड़खड़ाने की संभावना, जोड़ 10% कवच को नुकसान।
हथौड़ा आत्माओं और पदार्थों पर निर्भर होकर बढ़ता है। चारों का ओबोल किसी भी सामग्री को गढ़ सकता है, लेकिन धातु के अलावा किसी भी चीज की संरचना में परिवर्तन के अनुरूप मन की खपत करता है। केवल टाटस के इनबिल्ट पर काम करता है। विकास के आधार पर अन्य विकल्प भी खोले जाएंगे। योजक चिन्ह ग्रेटर देन। उसने ये कर दिखाया, उसने ये कर दिखाया, उसने आखिरकार अपनी अब तक की सबसे जटिल रचना पूरी कर ली थी। और इसमें बहुत सारे अतिरिक्त प्रभाव थे। वह बैठ गया और निहाई के सहारे झुक गया। सारा तनाव उससे दूर हो गया और थकान ने दस्तक दे दी। थकी हुई मुस्कान के साथ उसने अपने हाथों में सुंदर हथौड़े की जांच की। यह इतना अंधेरा था, यह उसके हाथों में रात के आसमान का एक टुकड़ा लग रहा था। पातवक के द्वारों की तरह, केवल किनारों के साथ गहरे नीले रंग की आभा ने इसे गहराई दी। अंधेरे स्थानों में नुकसान कई कालकोठरियों में उपयोगी होगा। अतिरिक्त अंधेरे नुकसान भी दिलचस्प था। डार्क एलिमेंटल डैमेज एक तरह का अनियंत्रित अभिशाप था। यह बेतरतीब ढंग से घाव को चोट पहुंचा सकता था, सड़ सकता था। आप इसे समय के साथ होने वाले नुकसान के तत्व कह सकते हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके प्रभाव दिलचस्प थे। धीमा पाचन एक ऐसा कौशल था जो सांप की आत्मा और उसके विकास गुण के बीच तालमेल से बनाया गया था। इसने सेठ द्वारा आइटम को खिलाए जाने वाले पदार्थों के पाचन को धीमा कर दिया और बदले में पाचन की प्रभावशीलता को बढ़ा दिया और उसके लिए आवश्यक पदार्थों की मात्रा को 20% तक कम कर दिया। और सबसे बड़ा लाभ वह विकल्प होगा जो उच्च रेटिंग द्वारा अनलॉक किया गया था। वह किसी भी सामग्री को गढ़ सकता था। संभावनाएं अनंत हो गईं। वह अब सभी प्रकार की राक्षस सामग्री गढ़ने में सक्षम होगा। हड्डियां, दांत, पंजे, लकड़ी और उसे बस इतना ही चाहिए था। मन। उसने अपने दयनीय 200 मन को देखा। अभी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ में हथौड़े के वजन, अपनी बाहों में दर्द और अपने ऊपर छा रही थकान का आनंद लेने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। अगर आपके शरीर पर है सफेद दाग तो आपको पता होना चाहिए ये उपाय। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 77 जलता हुआ बर्बर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 77 बर्निंग सैवेज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात के आसमान में बख्तरबंद मंटा किरणों जैसा दिखने वाला एक विशाल उड़ने वाला प्राणी ज़ेपेलिन जैसे हवाई जहाज के चक्कर लगा रहा था। फटे पुराने दिखने वाले कवच और जैकेट पहने हुए मजबूत आदमियों का एक समूह उनकी पीठ पर खड़ा था। जानवरों को हुड पहने सवारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था जिनके चेहरे पहचाने नहीं जा सकते थे। एक सुंदरी ने एक चमचमाती कटलेस उठाए और पुरुषों को हमला करने का संकेत दिया। उसने नौसेना के एडमिरल जैसी एक तंग वर्दी पहनी थी जो उसके बड़े आकार को मुश्किल से संभाल पा रही थी और ऊपर एक गर्म फरकोट था। पूरी तरह से खामोशी के साथ हमलावरों का दल उड़ती हुई आकाश किरणों से कूदकर हवाई जहाज के ढाल गुंबद पर उतरा। उन्होंने ढालों को भेदने के लिए स्टिलेटो जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया। जूतों से नहीं बल्कि हथियारों से। हथियारों और ढालों पर वार करने के बाद वे धूल में बिखरने लगे। जब हर एक ने अपने अपने हिस्से को नष्ट कर दिया तो वे डेक पर कूद गए और उसी समय रात की निगरानी करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। ये लोग फटेहाल दिख रहे थे, लेकिन उनकी चालें तेज और अनुभवी थीं। ये लोग कोई साधारण लुटेरे नहीं थे। वे अलग हो गए और चुपचाप खाली डेक पर भाग गए। जहाज के पेट में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सभी निकास द्वार बंद कर दिए और गार्डों को छोड़ दिया। जहाज के अंदर जादुई लालटेनों से रोशनी की गई थी, लेकिन इससे उन्हें किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं पहुंची। उनकी हरकतें और भी तेज हो गईं क्योंकि उन्होंने हॉलवे पर बचे हुए गार्ड को ग्लोगन से जहरीले तीरों से मार गिराया। जहर ने उच्च स्तरीय गार्डों को पंगु बना दिया जो तब घुसपैठियों के हमलों के सामने असहाय थे। जहर का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए ऐसा लगता था कि वे भारी संख्या के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। वे दो समूहों में बंट गए। एक छोटी टीम आम लोगों के केबिन वाले क्षेत्र में प्रवेश करती थी। बाकी लोग जाकर अमीर यात्रियों और कुलीन लोगों पर छापा मारते थे। उनका लक्ष्य आम लोगों के केबिन में से एक में गुप्त रूप से यात्रा करता था। उन्हें बस इतना करना था कि इसे एक डाकू हमले के रूप में पेश करना था, उस व्यक्ति से छुटकारा पाना था, कुछ रईसों को मारना और लूटना था, ये सुनिश्चित करना था कि लोग उन्हें देखें और उन्हें हमलावर के रूप में वर्णित करें। ये बिल्कुल सही होने की जरूरत नहीं थी, बस इतना अच्छा होना चाहिए कि उनके ग्राहक के लिए एक बहाना बन जाए, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कि लक्ष्य संदेश को न समझ पाए। वरिष्ठ सदस्य इसका ध्यान रखेंगे। वे नहीं। 3 लोगों का ये समूह डाकुओं का काम करता था। सब कुछ बढ़िया चलता था। वे व्यापारियों और रईसों से लूटी गई चीजों को भी अपने पास रख सकते थे। उन्होंने सभी को नहीं मारा। उन्हें कुछ उच्च कुलीनों को छोड़ना पड़ा। बाकी लोगों के लिए उन्होंने केवल पुरुषों और कभी-कभी बच्चों को मारा। कुछ महिलाएं जिन्हें वे पीछे छोड़ गए थे शायद चाहती थी कि वे मर जाएं। ये काम उन्हें बहुत पसंद आया। वे तीनों नए सदस्य थे। अकाल के दौरान अपने परिवार से निकाले जाने के बाद उन्होंने डाकू के रूप में काम शुरू किया था। उन्हें एकदम सही काम मिल गया था। उन्हें आसानी से मिलने वाला पैसा बहुत पसंद था और वे उस शक्ति की भावना के आदी हो गए थे जो आपको तब मिलती थी जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन या मृत्यु के बारे में निर्णय लेते थे। एक दिन उनसे एक संगठन ने संपर्क किया जो उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करता था। उन्हें उस काम में और भी बेहतर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया जो उन्हें पसंद था। सब कुछ बढ़िया रहा। उनके भंडार में ढेर सारा धन था और उन्हें आखिरी केबिन में भी कुछ हरकतें करने को मिली। महंगे केबिनों में रहने वाले इन सभी कमजोरों में इच्छाशक्ति और कौशल की कमी थी, जिससे वे उन्हें जो कुछ भी करना चाहते थे उसे रोक सके। गलियारों में रोशनी बंद होने के बाद यह और भी आसान हो गया। इसका मतलब था कि उनकी एक टीम ने पुल पर कब्जा कर लिया था। वे वीआईपी क्षेत्र के 5वें केबिन के सामने आ गए और यात्री को डराने की बारी फ्रैंक की थी, जबकि मौका मिलने पर वे केबिन और अन्य सामान की तलाशी लेते थे। उसने अपने निहत्थे हाथ से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। दरवाजा बंद ही रहा। उसने फिर से जोरदार प्रहार किया। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने एक क्रोधित आवाज सुनी। क्या उन्होंने उसे जगा दिया? वे उसे एक दुष्ट जागृति देंगे और उसके तुरंत बाद उसे शाश्वत शांति पाने में मदद करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रूम सर्विस। उसने मासूमियत भरे लहजे में पुकारा, जबकि बाकी दो ने अपनी हंसी दबा ली। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी सतर्कता कम कर दी थी। इन लोगों को लूटना बहुत आसान था। दरवाजा खुला और उनके सामने एक लंबा मांसल आदमी खड़ा था जो अपने सामने खड़े लोगों को नींद से देख रहा था। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां पसीने की परत से चमक रही थी। उसने सिर्फ एक सफेद अंडरवियर और एक हेडबैंड पहना हुआ था जो उसके बेतरतीब बालों को संभाले हुए था। उन्होंने यहाँ क्या बाधा डाली थी? तीनों हत्यारे एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन तुरंत होश में आ गए। फ्रैंक ने उस आदमी के सामने अपना हथियार लहराया। सुनो, अगर तुम बचना चाहते हो तो अपना सारा कीमती सामान बाहर निकालो। और वे खून से लथपथ थे। फ्रैंक पीछे वाला चिल्लाया। नहीं, फ्रैंक नहीं, अपने सबसे अच्छे दोस्त के शव को पकड़ने वाले ने कहा। वह उसके गाल को छूना चाहता था, लेकिन वहां सिर्फ एक स्टंप था जो खून का फव्वारा उगल रहा था। दरवाजे पर खड़े नौजवान ने फ्रैंक को अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। दरवाजे के कारण जिस हाथ को वे नहीं देख पाए थे, उसमें उसने एक बहुत बड़ा काला हथौड़ा पकड़ रखा था। उसमें से अभी भी उस इंसान के दिमाग और हड्डियों के टुकड़े टपक रहे थे जिसे कभी फ्रैंक कहा जाता था। उसने बस इतनी तेजी से हथियार घुमाया कि वे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और फ्रैंक का सिर कुचल दिया। सचमुच कुचला गया। उसका सिर कटा हुआ शरीर पीछे की ओर गिर गया, सीधे उसके चीखते हुए खून से लथपथ दोस्तों की बाहों में। दूसरी ओर युवक बस वहीं खड़ा रहा, मानो वह खुद भी अपने किए पर अचंभित था। इसी समय पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी बंदूक उठाई और उस व्यक्ति पर गोली चलाई और युवक की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। लुटेरे ने आखिरी चीज जो देखी वह थी लालची मुस्कान, इससे पहले कि युवक हल्के नीले रंग की लपटों में गिर जाता। तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभ गई। जहरीली तीर अचानक दरवाजे से निकली और दोनों व्यक्तियों को घेरने वाली भयंकर लपटों के सामने वाष्पित हो गई। फ्रैंक के ताजा शरीर को पकड़े हुए पहला व्यक्ति बच नहीं सका और वह जिंदा जलते हुए जमीन पर चिल्लाता और लुटता रहा। दूसरा भाग्यशाली था। वह एक तरफ कूद गया था और अपनी जलती हुई जैकेट से छुटकारा पाकर आग से बच गया था।
उसने पीछे देखा और देखा कि जलती हुई आकृति केबिन से बाहर निकल रही है। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके दोस्त की चीखें अचानक बंद हो गईं। नहीं, नहीं, उसे भागना था। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। उसे दूसरों को बताना था। जहाज पर एक जलता हुआ जंगली जानवर था। उच्च पदस्थ सदस्यों को इससे निपटना था। 1 मिनट पहले, सेठ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने अभी-अभी अपना नया हथौड़ा बनाया ही था कि छोटे आइविसर ने उसे दूसरे कमरे से आवाज दी। कैटरपिलर और फिन अब तक सो रहे थे। फिन को खड़े होने का मन नहीं हुआ। आइविसर ने उसे बता दिया। ये छोटा सा, बहुत बड़बड़ाते हुए उसने अपने थके हुए और अत्यधिक काम से थके हुए शरीर को जमीन से ऊपर उठाया। हर हरकत के साथ उसकी मांसपेशियां दुख रही थी। उसने अपने पैरों को घसीटा और एक और सहनशक्ति औषधि निगल ली, हालांकि इससे उसके थके हुए दिमाग को कोई मदद नहीं मिली। उसने दूसरी तेज दस्तक सुनी। इससे उसका मूड ठीक नहीं हुआ, इसलिए उसने मूडी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। रूम सर्विस। ओह, रूम सर्विस। उसे अभी कुछ खाने की जरूरत है। उसके हाथ में अभी भी हथौड़ा था। वह किसी को डराना नहीं चाहता था। उसने हथौड़ा अपने बाएं हाथ में ले लिया। उसने दरवाजा खोला और दरवाजे के पीछे अपने बाएं हाथ में हथौड़ा छिपा लिया। अंधेरे गलियारों में जो उसके पीछे के कमरे से आने वाली रोशनी से जगमगा रहे थे, 3 जंगली दिखने वाले आदमी गन दिखने वाले जैकेट और फटे पुराने कवच पहने खड़े थे। वे रूम सर्विस वाले नहीं थे। उनके पास खाना नहीं था। उनसे खून की गंध आ रही थी। सिर्फ वही नहीं, ये गंध गलियारे से आ रही थी। सुनो, अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने सारे कीमती सामान बाहर निकालो। और उसने देखा कि एक व्यक्ति ने उसके चेहरे पर हथियार तान दिया है। लेस देन डिंग, आपने फ्रैंक क्लब .29 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ, ग्रेटर देन। उसका दिमाग बहुत धीमा था। वह इस बारे में ज्यादा सोच पाता उससे पहले ही फैसला आ गया। उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले ही हथौड़ा गिर गया। चारों के ओबुल को पकड़े हुए उसके बाएं हाथ ने ऊपर की ओर वार किया और उस आदमी के सिर को नष्ट कर दिया, जिससे खून, दिमाग और हड्डियों के टुकड़े उन सभी पर फैल गए। सेठ अवाक रह गया जब लंगड़ा शरीर पीछे गिर गया और बाकी 2 अपने दोस्त का नाम लेकर रोने लगे। यह पहला इंसान था जिसे उसने मारा था। यह उसकी पहली हत्या थी। ये राक्षसों या मरे हुए लोगों को मारने से अलग था। इस आदमी के दोस्त थे। शायद उसका कोई परिवार था, शायद। लेस देन डिंग, कौशल, शांत प्रतिक्रिया, निष्क्रिय लव। 7 शांत प्रतिक्रिया, निष्क्रिय लव। 8 बन गया है, ग्रेटर देन। उसका दिमाग साफ हो गया और उसकी आंखें ठीक उसी समय केंद्रित हो गईं जब उसने देखा कि किसी को चारों के ओबोल से मारने का क्या असर होता है। पीड़ित की आत्मा सीधे हथौड़े में समा गई। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे इसमें गिरी हुई आत्माएं नहीं खिलानी थी, बल्कि बस लड़ाई में इसका इस्तेमाल करना था? सेठ ने पीछे बैठे आदमी को ग्लोगन उठाते देखा और अपनी सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया की। उसने उन पर अपनी पूरी ताकत से सोल फायर से हमला किया। शव को पकड़े हुए आदमी के पास कोई मौका नहीं था और वह आग में गिर गया। ग्लोगन से अभी निकला डार्ट वाष्पीकृत होकर अस्तित्वहीन हो गया। तीसरे के पास केवल जलता हुआ जैक बचा था और वह अंधेरे में भाग गया। सेठ उसका पीछा करने में बहुत थक गया था और लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन का अत्यधिक उपयोग करने के बाद उसे भयंकर सिरदर्द हो गया था। आग में लिपटे आदमी की मौत की पीड़ा उसके सिरदर्द को कम करने में मदद नहीं कर पाई। उसने हथौड़ा घुमाया और दालान शांत हो गया। एक और आत्मा हथौड़े में समा गई। क्या ये शायद 100% उपज थी अगर वह हथौड़े से मारता? उसने धीरे-धीरे दालान को जला रही लपटों को बुझाया और अपने कमरे में लौटाया। लेस देन डिंग, शीर्षक, बर्निंग सैवेज प्राप्त हुआ। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अग्नि आधारित हमलों पर जोड़ 5% क्षति, ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल, फायर अफेक्शन लव .2, फायर अफेक्शन लव .3 बन गया था, ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी, तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 78 78। शिकार, सर्वनाश का लोहार। 78 हंट, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को यकीन था कि उसके सिर में नसें फट रही हैं। उस शीर्षक में क्या था? यह बहुत अच्छा था कि उसका लेस देन फायर अफेक्शन ग्रेटर देन लेवल ऊपर हो गया, लेकिन वह शीर्षक क्या था? क्या हुआ? छोटी परी ने चुकंदर जैसे लाल चेहरे से दूसरी ओर देखते हुए पूछा। फिन को जिंदा जल रहे आदमी की चीखें सुनकर सोने में मुश्किल हो रही थी। उसे आमतौर पर चीखों की आवाज से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये बहुत तेज थी। उसने बिस्तर छोड़ने का फैसला किया और नग्न सेठ को अपने कमरे में प्रवेश करते हुए देखा, जो बहुत गुस्से में था। हाँ, ये सिस्टम ही है जो मुझे फिर से अजीब शीर्षक दे रहा है। तुम इतने लाल क्यों हो? ओह, मुझे 1 सेकंड दो। उसने हथौड़ा अपने सामान में रख दिया और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। सारा सूखा पसीना धोने और साफ कपड़े पहनने के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि डाकू हमारे हवाई जहाज पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने स्नान से बाहर आने के बाद तथ्यात्मक रूप से कहा। और आपने पहले स्नान करने का फैसला किया? फिन ने हैरान होकर पूछा। सेठ ने एक पल के लिए सोचा। वह वास्तव में इस समय एक अजीब तरह की शांत मानसिकता में था। शायद यह उसकी पहली हत्या के आघात से निपटने के लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन का प्रभाव था, या शायद दूसरी। हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं सूखे पसीने और खून से लथपथ होकर नए कपड़े पहनूं? फिन ने आंखें घुमाई। तो हम क्या करेंगे? अगर वे कप्तान और चालक दल को मार देंगे तो हम फिर से फंस जाएंगे। सेठ ने सिर हिलाया। वह भी मानव शिकार के मूड में था। हाँ, चलो चलें। शायद उसे इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। बचाव अभियान। हाँ, ये बचाव अभियान है और यह सिर्फ एक बोनस है कि उसे अनुभव मिलेगा और अपने नए हथियार का परीक्षण करेगा। हाँ, हमें जाकर चालक दल और अन्य यात्रियों को बचाना चाहिए। दोनों लुटेरों ने उसे 5% अनुभव दिया था। यह उसके विरोधियों के लिए कम लग रहा था, जो उससे लगभग 10 स्तर ऊपर थे, लेकिन यह अभी भी उन कालकोठरियों की तुलना में अच्छा था, जहां वे गए थे। सेठ ने अतिरिक्त कवच, हार और अपना हथौड़ा सुसज्जित किया। लोहार और परी ने छोटे एविसे को पालतू जानवरों के स्थान पर रखने के बाद अपना केबिन छोड़ दिया। कैटरपिलर ने कई कौशल के साथ शुरुआत की, लेकिन वह केवल स्तर 1 था, इसलिए ये प्रतिद्वंद्वी उसके लिए थोड़ा मजबूत थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिन ने सेठ को जमीन पर पड़ी कोई चीज दिखाई। ये फ्रैंक के बगल में एक छोटा काला क्यूब था। फिन ने उसे समझाया कि जब सिस्टम का हिस्सा बनने वाले लोग मर जाते हैं, तो उनकी इन्वेंट्री एक आइटम बॉक्स में बदल जाती है जिसे दूसरे लोग लूट सकते हैं। इसमें दूसरे के पास मौजूद हर चीज नहीं होती, बल्कि एक बड़ा हिस्सा होता है। लुटेरों के पास मिले 2 क्यूब्स में ज्यादातर पैसे और सामान भरे हुए थे। इस छोटे से भ्रमण के बाद वे अपने बचाव अभियान पर वापस लौट आए। डाकू दाईं ओर भाग गया था, इसलिए संभवतः वे उसी रास्ते से आए थे। दोनों ने बाईं ओर के केबिनों की जांच शुरू की। वीआईपी केबिन कम कीमत वाले केबिनों से बिल्कुल अलग थे। उनके पास कई कमरे थे और यहाँ यात्रियों के लिए अक्सर एक निजी गार्ड होता था जो उनकी ओर से दरवाजा खोलता था। अलग-अलग उच्च श्रेणी के रईसों को 2 या 3 बार जो कुछ हुआ, उसका वर्णन करने के बाद एक बूढ़े मार्क्वेस, जिसे जनरल के रूप में जाना जाता था, ने यहाँ अन्य यात्रियों को इकट्ठा करने का काम अपने हाथ में लेने का फैसला किया। एक बार जब सभी वीआईपी एकत्र हो गए, तो उनके पास 30 लोगों की एक टीम थी जिसमें निजी गार्ड शामिल थे। यात्री और 15 गार्ड यहाँ छिप जाते थे और बचे हुए लोगों को ले जाते थे। बाकी लोग 5 से 15 की टीमों में बन जाते थे, जबकि सेठ और 3 लोगों की बी रैंक पार्टी ने अपने समूह बनाए। ये टीमें यात्री देख की तलाशी लेती थी और बचे हुए लोगों को वापस यहाँ भेजती थी। 20 लोग मुख्य हॉलवे से नीचे चल रहे थे, जो अलग-अलग खंडों को जोड़ता था। वे रास्ते में अलग हो गए। कुछ लोग सेठ के केबिन के सामने रुके। 2 जली हुई और सिरविहीन लाशें और हॉलवे की जली हुई दीवारें और फर्श सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सेठ के बाद के 4 केबिनों के दरवाजे खुले हुए थे। ये भी वीआईपी केबिन का हिस्सा थे। इन कमरों में देखने वाले हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और अपने हथियारों को और भी कस लिया। कमजोर दिल वालों के लिए यह नजारा कुछ भी नहीं था।
पहला शिकार हमेशा दरवाजे पर लेटा निजी गार्ड होता था, या तो उनके सिर फट गए या फिर उनका गला काट दिया गया। दूसरे केबिन में मौजूद रईसों को बख्श दिया गया और उन्हें सिर्फ बांध दिया गया। बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। दया के कोई लक्षण नहीं थे। सभी मौतें क्रूर लगती थी और उनके साथ आतंक और दर्द भी था, यहाँ तक कि बच्चों की भी। जीवित बचे रईस परिवार ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन 4 केबिनों के बाद एक क्रॉसिंग आई। सभी खंड मुख्य हॉलवे के साथ थे और यह क्रॉसिंग 2 हॉलवे में विभाजित हो गई जो कुलीन केबिनों की ओर ले जाती थी। आगे नीचे 2 और क्रॉसिंग थी जो आम केबिनों की ओर ले जाती थी। मुख्य हॉलवे एक सीढ़ी पर समाप्त होता था जो मुख्य और निचले डेक से जुड़ा था। पुल, स्टाफ क्वार्टर, इंजन रूम और उपयोगिताओं जैसे अन्य खंडों तक केवल इस सीढ़ी के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। एक एक करके समूह अलग अलग वर्गों में बंट गए। अंत में सेठ और फिन आम वर्ग के पहले अंधेरे गलियारे में प्रवेश कर गए। परी ने अपनी जादुई रोशनी की गेंद को कई मीटर आगे बढ़ाया ताकि वे प्रकाश के पीछे अंधेरे में चल सके। यह अन्य खंडों से बिल्कुल अलग था। कुछ दरवाजे खुले थे जिनमें रहने वाले मारे गए थे और कुछ अभी भी बंद थे जैसे कि सब कुछ सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेतरतीब ढंग से चुन लिया हो कि कौन बचेगा और कौन मरेगा और बदकिस्मत लोगों को मवेशियों की तरह मार डाला। उन्होंने फिर भी किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हमलावर के अभी भी आसपास होने की आशंका में पूरे गलियारे की जांच करना ज्यादा जरूरी था। खुले केबिन में उन दृश्यों को देखने के बाद सेठ को लगा कि लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन कड़ी मेहनत कर रही थी। ये लाशों या बिना लाशों के युद्ध के अवशेषों को देखने से अलग था। वह पहले कभी इस बात का सामना नहीं कर पाया था कि वह जिस वास्तविकता में प्रवेश कर चुका था वह कितनी ठंडी थी। अब जितना नहीं, इस दुनिया में जीवन का मूल्य बहुत कम है। उसने जो क्रोध महसूस किया था, जो डर उसने इन क्षणों में महसूस किया था, वह कहीं सतह के नीचे था। बंद नहीं था, बल्कि केवल धीरे धीरे अंदर आ रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन ये भावनाएं लगातार उसकी चेतना में प्रवेश कर रही थी और उसे किनारे पर रख रही थी। कम से कम यहाँ के लोग जल्दी मर गए। फिन ने उन शवों को देखकर आकलन किया जिनके या तो गले काटे गए थे या उनकी गर्दनें नींद में टूटी हुई थी। ये पेशेवर हत्यारों द्वारा किया गया था, न कि लूटपाट करने वाले डाकुओं द्वारा। सेठ को ये देखकर दुविधा हुई कि ये लोग संभवतः उसके दरवाजे पर आने वाले बदमाशों की तुलना में कहीं अधिक कुशल थे। उसके पास विशेषताओं में एक फायदा था, लेकिन अगर दुश्मन उच्च स्तरीय और कुशल था, क्या वे उनका मुकाबला कर सकते थे? जब उसने सोचा कि क्या उसे हथियारों के बारे में चिंता करनी चाहिए, तो उसने गंभीर फिन की छोटी पीठ देखी। उसके चेहरे पर उसकी सामान्य लापरवाह अभिव्यक्ति की कमी थी और वह बोतल बंद गुस्से से सख्त हो गई थी। सेठ थोड़ा शांत हुआ। वह एक लंगर की तरह थी, एक मजबूत जांघ जिसे वह गले लगा सकता था। इसने उसे आश्वस्त किया कि वे लोग जो भी थे, उन्हें उनके द्वारा पकड़े जाने के बारे में चिंता करनी चाहिए। इसके विपरीत नहीं। वे कुछ देर तक नहीं चले थे कि उन्हें सामने से कुछ आता हुआ सुनाई दिया। अचानक अप्रत्याशित गति से फिन की लाइट बॉल गलियारे में चली गई और गलियारे के अंत में डाकुओं के समान कवच पहने 2 छायाएं दिखाई देने लगी। गेंद एक चमकदार चमक के साथ फट गई, जिससे दुष्ट आकृतियां आश्चर्यचकित हो गईं। इसने फ्लैशबैंक की तरह काम किया और कुछ पल के लिए उन्हें अंधा कर दिया। फिन ने प्रतिद्वंद्वी पर पहला वार करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दूसरे ने वास्तव में उसकी दिव्य आभा से सुसज्जित छोटी मुट्ठी को रोकने में कामयाबी हासिल की, बिना उसे देखे। उसका दूसरा हाथ अभी भी उसकी आंखों को ढंक रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने झिझकते हुए कहा। भागने के बजाय उसने अपना धनुष निकाला और परी को आग से ढक दिया। प्रकाश गेंद के विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र में तेज रोशनी हो गई थी, इसलिए उसने अंधेरे से हथियारों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। काफी विडंबना यह है कि हथियारे रोशनी में खड़े थे, जबकि लोहा छाया से हमला कर रहा था। उसने दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह फिन के साथ हस्तक्षेप न करे, लेकिन फिन के प्रतिद्वंद्वी की तरह सेठ का तीर भी कोई तोप का चारा नहीं था। वह अधिकांश तीरों को चकमा देने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि जो तीर मनमाने ढंग से अपना प्रक्षेप पथ बदल देते थे, वे भी निशाना चूक जाते थे। दूसरी ओर हत्यारा गोलियों की दिशा में आगे बढ़ने लगा और सेठ के करीब पहुंच रहा था। उसे शायद इस बात से झटका लगा कि अंधेरे में तीरों से बचना मुश्किल हो गया था। फिन को लड़ने के लिए रोशनी की जरूरत थी, लेकिन सेठ ने लेस देन नाइट ट्रोलर का पेंडेंट ग्रेटर देन पहना हुआ था। उसके पास लेस देन नाइट विजन ग्रेटर देन था। अंधेरे में उसकी ओर दौड़ना उसे निशाना बनाना आसान बनाता था। इसने कोई ग्लोगन नहीं निकाली। उसने निंजा की तरह शूरिकेन भी नहीं फेंका। वह व्यक्ति अपने खंजर लहराते हुए दालान में भाग गया। क्या उसने सोचा कि सेठ कोई रेंजर या कुछ और है? उससे हाथापाई में लड़ने की कोशिश कर रहा था। जब हथियारा करीब आया तो सेठ ने हथियार बदलकर भाला और ढाल ले लिया। कोई सोच सकता है कि भाले जैसे लंबे हथियार का इस तरह की संकरी जगह में नुकसान है, लेकिन ये बिल्कुल इसके विपरीत था। इस संकरी जगह में सेठ आसानी से हथियारे को दूर रख सकता था क्योंकि उसके पास भाले के वार से बचने के लिए बहुत कम जगह थी। शोरगुल से आसपास के केबिनों में बैठे कई यात्री जाग गए और नींद में ही अपने केबिन के दरवाजे खोलने लगे। घुसपैठिए को अपना मौका मिल गया। उसने एक कम कपड़े पहने, मोटे पेट वाले आदमी को बंधक बना लिया। उसने उसे ढाल की तरह सामने रखा। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो यह आदमी मर जाएगा। उसने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि भाला उन दोनों को चीरता हुआ हथियारे की पीठ पर जा लगा। सेठ ने भाला छोड़ा और हथौड़ा लेकर दौड़ा। लेस देन डिंग, आपने आथर लव 0.34 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ, ग्रेटर देन। आथर, दूसरे हमलावर ने पुकारा। एक और आत्मा ओबोल में समा गई। बंधक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसका हाथ उस भाले पर था जो उसके शरीर में घुस गया था। तुमने मेरी बलि दे दी। ओह, नाटक बंद करो। सेठ ने अपनी आंखें घुमाई। उसने बस भाले को अपनी सूची में डाल दिया और घाव में एक उपचार औषधि डाल दी। वहां, तुम अभी बच जाओगे। जब सेठ फिन की लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, तो उसने पहले ही घोषणा सुन ली थी। लेस देन डिंग, लांस लव 0.40 मारा गया है। आपने अनुभव अर्जित किया है, ग्रेटर देन। फिन आथर की मौत के कारण हुए नुकसान का फायदा उठाकर अपनी लड़ाई में बढ़त हासिल करने में सफल रहा और एक झटके में ही उसे खत्म कर दिया। सेठ को जो बात हैरान कर गई, वह थी उसके अनुभव में भारी अंतर। जब उसने आथर को मारा तो उसे फ्रैंक को मारने के मुकाबले ज्यादा अनुभव नहीं मिला, लगभग 7%, लेकिन लांस के लिए उसे 15% का बड़ा अनुभव मिला। जब वह सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिन उसके पास आया। सेठ, क्या तुम ठीक हो? उस आदमी को क्या हुआ? उसने जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा किया। उसने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया था। ओह, वह थोड़ा सा बीच में आ गया था। क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? उस व्यक्ति ने पहले ही औषधि ले ली थी, इसलिए फिन के लिए घाव का इलाज करना मुश्किल नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति और अन्य यात्रियों को स्थिति के बारे में बताया जो जाग गए थे। इसके बाद वे वीआईपी केबिन की ओर बढ़े और रास्ते में अन्य यात्रियों को जगाया। दोनों ने दोनों हथियारों के सामान के बक्सों की तलाशी ली, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली। उनके असामान्य खंजर सबसे मूल्यवान थे, लेकिन बिल्कुल भी विशेष नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 79 एक नई खोज। सर्वनाश का लोहार 79 एक नई खोज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने ही एक आदमी की लाश के ऊपर डाकुओं का विशाल सरदार खड़ा था। हमें वास्तव में इस मिशन पर शौकिया लोगों को नहीं लाना चाहिए था, उसने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा जिसने जलते हुए जंगली या कुछ और के बारे में कुछ कहा था। लेकिन बॉस, यह विश्वास करने लायक नहीं होता अगर हमारे बीच वास्तव में कोई डाकू न होता। क्या यह अच्छा नहीं है कि कुछ तोप के गोले मर गए? इससे यह और भी अधिक विश्वसनीय लगता है। तुम सही हो। कुलीनों द्वारा प्रतिरोध का गठन भी अब जाने का एक अच्छा बहाना होना चाहिए। मुझे लगता है कि लक्ष्य मर चुका है। हाँ, इन लोगों को छोड़कर हमें बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे 2 लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन वे जल्द ही लौट आएंगे। अच्छा कप्तान, हमें पुल पर कब्जा करने के लिए रात्रिपाली को समाप्त करना पड़ा, लेकिन चालक दल के अन्य सदस्यों को अकेला छोड़ दिया गया। हवाई जहाज बिना किसी समस्या के आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इतना काफी है। चलो चलें। उन दोनों के बारे में क्या?
उन्हें छोड़ दो, अगर वे अब वापस नहीं आए तो शायद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोहार और परी दालान के बाकी हिस्से की जांच करते रहे क्योंकि हमलावरों से उनकी मुलाकात लगभग आधे रास्ते में हुई थी और यहां से अधिकतर लोग पहले ही चले गए थे। अब चुपचाप दालान की जांच करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने सक्रिय रूप से बचे हुए लोगों को निकालना शुरू कर दिया। वैसे भी कुछ ही केबिन बचे थे। फिन अभी नाइट गाउन पहने एक आदमी से बात कर रहा था जब सेठ ने सामने के आखिरी केबिन में से एक हल्की चांदी की चमक देखी। उसने उस आदमी को फिन के पास छोड़ दिया और वहां चला गया। ये रोशनी की चमक नहीं थी। कमरे के बीच में एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश के ऊपर एक चांदी सफेद रंग की आत्मा तैर रही थी। लेस देन वफादार आत्मा मध्य शिल्प सामग्री दुर्लभ। सच्चे वफादार इंसान की आत्मा मौत में भी अपना फर्ज नहीं भूल सकती। रुको, इससे उसे याद आया। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन। लेस देन खोज, एक अंतिम अनुरोध। कठिनाई बी, आपने ऐसे व्यक्ति का दुखद दृश्य देखा होगा जो सुरक्षा करने में विफल रहा। इतनी विकट परिस्थिति के बावजूद उसने हार नहीं मानी। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती है। क्या आप उसके कर्तव्य को पूरा करने और उसका कार्य पूरा करने में सहायता करेंगे? आवश्यकता, सरीना को 0/1 बचाएं, सुनिश्चित करें कि वह इसी तक पहुंच जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरस्कार, वफादार आत्मा मध्य से के काउंट के साथ अंतरंगता अनुभव ग्रेटर देन। लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर देन, किसी को बचाना है, यह तय करने से पहले कि उसे स्वीकार करना है या नहीं, उसने कमरे को अच्छी तरह से देखा। यह अन्य आम लोगों के केबिनों से अलग नहीं था। एक बिस्तर, एक अलमारी, एक छोटी सी मेज और एक कुर्सी। लाश कमरे के बीच में थोड़ी खाली जगह में पड़ी थी। वह देख सकता था कि एक छोटी सी पीली लड़की का हाथ आदमी के नीचे से बाहर निकल रहा था। सेठ ने उस आदमी को उठाया और उसकी नजर एक बेहोश जवान लड़की पर पड़ी। खून उसकी साधारण नीली पोशाक और उसके घुंघराले सुनहरे बालों में भी गया था। जिस हमले ने उस आदमी को मार डाला, उसने उस आदमी की पीठ और उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। उसकी छाती उसकी उथली उबड़ खाबड़ सांसों के नीचे मुश्किल से हिल रही थी। लेस देन से की सरीना लव 3 स्थिति, बेहोश, खून बह रहा है। शीर्षक, छोटी रीना, आयु 7, वर्ग नोबल, स्तर 4, जाति हुमा, लिंग महिला, स्वास्थ्य 245/1000 - 5 पर सेकंड, मन 5590 ग्रेटर देन। इस खोज का क्या मतलब है? फिन ने पूछा। वह नींद में डूबे नाइटगाउन मैन से निपटने के बाद सेठ के पीछे चली गई और लड़की को मौत के कगार पर देखने के लिए ठीक समय पर पहुंची। मैंने अभी अभी उसे पाया है, क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? अगर फिन उसे ठीक कर सकता है तो सेठ को खोज स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं थी। दोनों ने एक नजर में सहमति जताई और खोज स्वीकार कर ली। पहली बार की तरह आत्मा गायब हो गई और फिन ने लड़की को ठीक करना शुरू कर दिया। घाव से खून बहना बंद होने तक कई प्रयास करने पड़े। ये काफी गहरा था, जैसा कि आप शरीर में सीधे छुरा घोंपने से उम्मीद कर सकते हैं। लड़की की खून से लथपथ हालत को देखते हुए हमला कुछ मिनट पहले ही हुआ था। वे शायद आखिरी लोग थे जिन पर हमला हुआ था। लड़की अभी भी बेहोश थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने केबिन में वापस जाने का फैसला किया। हॉल में खाली और शांत था जब अचानक रोशनी वापस आ गई। क्या दूसरे समूह नियंत्रण वापस लेने में कामयाब हो गए थे? वीआईपी सेक्शन में वापस आकर वे अस्थायी गार्ड को पार कर गए जो सेक्शन के प्रवेश द्वार पर निगरानी रखता था और अपने कमरे में प्रवेश कर गए। अन्य सेक्शनों के अधिकांश बचे हुए लोगों ने अब खाली पड़े कमरों में शरण ले ली थी। अन्य लोगों के यहाँ रईसों में दोस्त या परिचित थे और वे उनके साथ रहे। उन्होंने लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई और जहाज का एक गार्ड उनके सामने खड़ा हो गया। बाहर पूरा यात्री अनुभाग चहल पहल से भर गया था और वीआईपी और कुलीन केबिनों के गलियारों में कई लोग टहल रहे थे। उनके सेक्शन के दूसरे एडवेंचरर दल ने स्टाफ क्वार्टर की टोह लेने और जहाज के बाकी गार्डों को सचेत करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जाहिर है वे और चालक दल गहरी नींद में थे। बी रैंक ने बताया कि उन्हें जहरीले कोहरे ने सुला दिया था। वे तभी जागे जब दल के पुजारी ने जगह को शुद्ध किया। इसके साथ ही जहाज को खाली कराने और तलाशी का काम तेजी से आगे बढ़ा। आधे गार्ड यात्रियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए वीआईपी और नोबल केबिन में आ गए। बाकी लोग क्रू के साथ जहाज की तलाशी लेने चले गए। पुल खाली पाकर उन्होंने लाइट फिर से चालू कर दी थी। यह उन गार्डों में से एक था जिसने उन्हें स्थिति समझाने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। वह अन्य लोगों से जानता था कि यह वही थे जिन्होंने सभी को चेतावनी दी थी। इसलिए उसने सेठ से पूछा कि वास्तव में क्या हुआ और सेठ की शाम का एक मोटा विवरण प्राप्त किया। चूंकि अब वह जगह गार्डों से भरी हुई थी, इसलिए उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। सेठ कोई हीरो नहीं था। उसे जहाज पर जो कुछ हुआ उसके लिए बुरा लगा, लेकिन वह थका हुआ था और खुश था कि वह इसे किसी और के लिए छोड़ सकता था। उसने अपने उपकरण रख दिए और अपने यात्रा के कपड़ों का साधारण अंडरगारमेंट पहन लिया। बिस्तर पर सरीना बैठी थी, इसलिए वह सोफे पर लेट गया और सो गया। फिन सेठ की मानसिक स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित था। लोहार खाने से निकलने के बाद उसने अजीब व्यवहार किया था। छोटी परी ने फैसला किया कि वह इस समय युवक के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भविष्य में उस पर नजर रखेगी। फिलहाल वह गहरी नींद में सो रही लड़की के बगल में बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें शांत हो गई थी और उसके पिछले संघर्षों के कोई निशान नहीं बचे थे। कुछ देर तक लड़की को देखते रहने के बाद फिन भी सो गई। उसने लड़की को ठीक करने के लिए बहुत सारा मन इस्तेमाल किया था। सेठ सोफे पर सो गया, फिन और सरीना बिस्तर पर। केवल छोटा इविसर जाग रहा था और उन पर नजर रख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 80 रीना। सर्वनाश का लोहार सी 80 रीना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सरीना एक अपरिचित कमरे में जाग उठी। वह पिछले 2 हफ्तों से अंकल बेन के साथ जिस छोटे से कमरे में रह रही थी, उसकी उसे आदत हो गई थी। जब उसकी मां बीमार हो गई थी, तब अंकल बेन उनसे मिलने आए थे। वह उसके पिता और उसके शपथबद्ध भाई के मित्र थे। उन्होंने उसे उसके पिता और उनके रोमांच के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई थी जब वे अभी भी छोटे थे। सरीना खुद कभी अपने पिता से नहीं मिली थी। उसने अपना पूरा जीवन अपनी मां के साथ घास के मैदानों में एक छोटी सी संपत्ति में बिताया था। अंकल बेन ने उसे बताया कि उसके पिता अब एक बड़े शहर के स्वामी के रूप में काम करते हैं और चाहते हैं कि वह उनसे मिलने आए ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। वो सिर्फ इस पहाड़ी पर बने घर और दूर स्थित छोटे से गांव को जानती थी, जहां वे भोजन और कपड़े खरीदने जाते थे। देहात की एक छोटी लड़की के लिए बड़े शहर काफी आकर्षक थे और वह अपने चाचा की कहानियां सुनते हुए सभी तरह के काल्पनिक दृश्यों की कल्पना करती थी। फिर भी वह अपनी बीमार मां का साथ छोड़ने में हिचकिचा रही थी, लेकिन अंकल बेन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी मां ठीक हो जाएगी। वह उसकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर को भी साथ लेकर आए थे। उसने अंकल बेन के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी मां ने उसे जाने के लिए लगातार आग्रह किया। वह उस समय हताश दिख रही थी और उसे बहुत खांसी आ रही थी। जब उसने अपनी मां से अंकल के साथ जाने का वादा किया तो उसके गले में बहुत गांठ थी। जब उसने आखिरी बार अपनी मां की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह थकी हुई और पसीने से लथपथ दिख रही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को सबसे चमकदार और उत्साहवर्धक मुस्कान दी जो वह जुटा सकती थी। अंकल बेन उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए थे और वे जल्द ही एक बड़े शहर में पहुंच गए। इस दृश्य ने उसकी चिंताओं को उसके दिमाग के पीछे धकेल दिया। उसने बहुत सारे नए और शानदार लोगों को देखा। बेन ने उसके लिए बहुत सारी कैंडी और खाना खरीदा और उसका मन व्यस्त रखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब वे एक जहाज के सामने पहुंचे जो क्रिस्टल से बना हुआ लग रहा था और आकाश में उड़ेगा। अंकल बेन के साथ साझा किया गया छोटा सा केबिन शानदार बाहरी दिखावट की तुलना में बहुत कमजोर था, लेकिन उन्होंने यहाँ बहुत कम समय बिताया और सरीना को जहाज की सुविधाओं का पता लगाने में बहुत मजा आया। जब से उसने घर छोड़ा है, उसे यह एक जादुई सपने जैसा लगता है, जब तक कि यह एक दुष्वप्न में बदल नहीं गया।
रीना, रीना उठो, अंकल बेन ने उसे गहरी रात में जगाया। तुम्हें छिपना होगा, मेरी बात सुनो, बिस्तर के नीचे छिप जाओ और बाहर मत आना, चाहे तुम कुछ भी सुनो, क्या तुम समझती हो? वह नींद में डूबी हुई उस गंभीर चेहरे को देखने लगी। वह वास्तव में कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। फिर अंकल बेन ने उसे बिस्तर के नीचे धकेल दिया। बिस्तर के नीचे फंसी हुई उसे धीरे-धीरे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। अंकल बेन बहुत गंभीर दिख रहे थे। वह इतने मजबूत थे, क्या वे खतरे में थे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन आवाजें स्पष्ट और स्पष्ट होती जा रही थी। और फिर अपने दिल की धड़कन की भारी आवाज के बीच उसने धीरे-धीरे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। उसने महसूस किया कि अंकल बेन बिस्तर से कूद गए और धातु की खनक सुनी। उसके बाद केबिन के लकड़ी के फर्श पर अस्त-व्यस्त कदमों की आवाज आई। एक और खनक और फिर एक और। फिर उसने एक दबी हुई कराह और फर्श पर एक तेज धमाका सुना। अंकल बेन का चेहरा उसकी नजर में आया। वह बिस्तर के सामने जमीन पर लेटा था और वह उसकी तेज सांसें सुन सकती थी। अंकल बी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मत मत बोलो, बस चुप जाओ, उसने सांसों के बीच में कहा। कौन छिपा है? उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। नहीं, बेन चिल्लाया। अचानक अंकल बेन ने उसे बिस्तर के नीचे से खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने अपने पीछे एक चीरने की आवाज और एक धमाका सुना। अपने अंकल के कंधे के ऊपर से देखने पर उसने देखा कि एक काली छाया ने उनके बिस्तर में कुछ घुसा दिया था। कृपया कम से कम उसे छोड़ दो, वो तो अभी बच्ची है। अंकल बेन ने हमलावर से विनती की, उसे और भी कसकर गले लगाते हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। चिंता मत करो, अगर वह भाग्यशाली रही तो बच जाएगी, आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम्हें अपने पिता के पास जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे याद रखना। उसने चाचा बेन को उसके कान के पास कमजोर ढंग से फुसफुसाते हुए सुना और फिर सरीना को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। इतनी छोटी लड़की के लिए ये दर्द बहुत ज्यादा था और वह बेहोश हो गई। वह एक नर्म बिस्तर पर लेटी हुई उठी। ये बहुत नर्म, बादलों की तरह नर्म महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और भव्य सजावट के साथ एक सुंदर कमरा देखा। क्या वह मर गई? क्या वह स्वर्ग में प्रवेश कर गई? बिस्तर पर उसके बगल में एक प्यारी सी परी सो रही थी और एक बड़ा कैटरपिलर 6 जोड़ी सुंदर नीली आंखों से उसे देख रहा था। उसने खर्राटों की आवाज सुनी और उसकी नजर एक युवा व्यक्ति पर पड़ी जो परी की तरह ही सोफे पर सो रहा था। शायद ये स्वर्ग नहीं था। स्वर्गदूत निश्चित रूप से अधिक व्यवस्थित तरीके से सोते थे। ये लोग कौन थे? अंकल बेन कहाँ थे? उसे याद आया कि क्या हुआ था और उसका दिल भारी हो गया। क्या अंकल बेन चले गए थे? अब उसे क्या करना था? अपने पिता के पास पहुंचना। यह अंकल की आखिरी इच्छा थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सेठ उठो, वह लड़की। सेठ को अपनी शर्ट की आस्तीन में एक कमजोर खिंचाव महसूस हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उन्हें खुरदरा और खुरदरा महसूस हुआ। उसका पूरा नजारा एक गोल-मटोल, नम आंखों वाले चेहरे से भरा हुआ था जिसके घुंघराले सुनहरे बाल थे। लड़की अपने होठों को काट रही थी जैसे कि उसे बात करने में परेशानी हो रही हो। कृपया मेरी मदद करें। वह देख सकता था कि किसी अजनबी से इस तरह पूछने के लिए उसे बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। सरीना बहुत असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रही थी। मदद मांगने के बाद ही लड़की रोने के कगार पर थी। संदेह सतह पर आते रहे। क्या वे वास्तव में उसकी मदद करेंगे? एक बड़े गर्म हाथ ने उसके सिर को सहलाया। सेठ को नहीं पता था कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसलिए उसने बस उसके सिर पर थपथपाना शुरू कर दिया और शांत स्वर में बात करने की कोशिश की। सब ठीक है, अब आप सुरक्षित हैं, हम आपकी मदद करेंगे। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने शांत और आश्वस्त दिखने की कोशिश की। अचानक लड़की रोने लगी और खुद को उसके ऊपर फेंक दिया। लड़की शायद किसी साथी के लिए बहुत बेताब रही होगी। सेठ ने शांति से उसकी पीठ थपथपाई और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि अगर वह एक परिपक्व सुंदरी होती तो ये बहुत बेहतर होता। लगता है कि तुम दोनों पहले से ही काफी अच्छे से घुल-मिल रहे हो। फिन भी गले लगना चाहता है। ये वह लापरवाह परी थी जो आखिरकार जाग गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल फिन के शामिल होने से लड़की जल्द ही शांत हो गई। परियां और छोटी लड़कियां स्वर्ग में बनी जुड़ी होती हैं। तब भी जब परी एक प्यारी सी मर्दाना परी थी, सेठ ने राहत की सांस ली। जब छोटी लड़की आखिरकार शांत हो गई और उसे यकीन हो गया कि वे उसे उसके पिता से मिलवाने में मदद करेंगे, तो उसने उन्हें अपनी दुखभरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अप्रत्याशित रूप से सेठ ने अपनी मां को पीछे छोड़ने की कहानी सुनकर रोना शुरू कर दिया। हवाई जहाज ने जल्द ही यात्रा फिर से शुरू कर दी। पीड़ितों के अवशेष अगले पड़ाव पर छोड़ दिए गए और तब तक उन्हें कप्तान की सूची में रखा गया था। उनके परिजन उन्हें वहां से निकालकर वापस ला सकेंगे। जहाज को ईसीबी पहुंचने में 2 हफ्ते और लगेंगे। सरीना ज्यादातर समय बहुत ही होशियार और दयालु लड़की थी। उसे अपना समय इविस और फिन के साथ बिताना पसंद था। वह बड़े कैटरपिलर को आलीशान जानवर की तरह रखती थी और वह ऐसा होने देता था। कभी-कभी वह उसके कमरे में घुस जाती और उसे बस फोज करते हुए देखती। सेठ खुश था कि फिन के पास समय बिताने के लिए एक और व्यक्ति था जब वह अपने कौशल को निखारने में व्यस्त था। आखिरकार चारों के ओबोल को खत्म करने के बाद सेठ आखिरकार अपने नए कौशल के साथ प्रयोग करने में सक्षम हो गया। फिन ने जब उसे बताया कि हथौड़ा बनाने के लिए वह 3 दिन तक अपने कमरे में ही फंसा रहा, तो वह चौंक गया। उसने अपने अनुभव में देखी गई विसंगति का भी जिक्र किया था। फिन ने उसे बताया कि 15% उचित मात्रा थी, लेकिन उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि उसे पहले इतना कम क्यों मिला था। वह केवल यही व्याख्या कर पाया कि आत्मा का अनुभव प्राप्त करने से कुछ लेना देना है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हथौड़े ने आत्मा को सीधे काटा होगा। कम से कम उसे इसके अलावा कुछ और नहीं सूझा। पहली चीज जो उसने अपने नए हथौड़े के साथ आजमाई वह वास्तव में आत्मा निर्माण नहीं था, बल्कि दुर्लभ रेटिन के साथ जोड़ा गया विकल्प था। सेठ ने टाइटेनोबा के छोटे दांतों में से एक का इस्तेमाल किया और ऐसी सामग्री को गढ़ना शुरू किया जिसे वह पहले केवल पीसकर आकार दे सकता था। उसने हथौड़े में जादुई शक्ति डाली और असामान्य दांत को घुमावदार खंजर में ढालना शुरू कर दिया। 15 मिनट में उसने दांत को ब्लेड का आकार दे दिया। उसने 75 मन खर्च किए, इसलिए दांत की सामग्री को गढ़ने में प्रति मिनट लगभग 5 मन का खर्च आया, लेकिन एक फायदा यह था कि उसे सामग्री को गर्म करने के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। दांत को आकार देना कठोर जिद्दी मिट्टी को गढ़ने जैसा लगा, लेकिन साथ ही उसने ये भी देखा कि जैसे-जैसे सामग्री सख्त होती गई और थोड़ी सी दबती गई, उसमें बदलाव होता गया। अंत में उसे काम पूरा करने के लिए 2% दक्षता मिली। लेस देन सर्फ खंजर ग्रेटर देन लेस देन सर्फ खंजर। असामान्य क्षति 120, स्थायित्व 600। एक लक्ष्य को जहर देने की संभावना जोड़ 5% 3 मिनट। अज्ञात तरीकों का उपयोग करके एक बड़े सांप के दांत से बनाया गया एक साधारण खंजर। ग्रेटर देन तुलना करने के लिए उसने एक दांत को पीसकर उसी खंजर को आकार दिया और उसने एक समान स्टील का खंजर बनाया। दांत से घिसा हुआ खंजर केवल 200 का टिकाऊपन था और एक 5% देता था। स्टील के खंजर का प्रदर्शन तुलनीय था, लेकिन उसने केवल 0.5% दिया। इसलिए सब डैगर ने न केवल अन्य 2 की तुलना में अधिक दक्षता दी, बल्कि बेहतर प्रदर्शन भी किया क्योंकि यह जिस सामग्री से बना था उसके कारण इसका प्रभाव भी था। उसके पास 150 सांप के दांत थे। यह ध्यान में रखते हुए कि दक्षता का लाभ स्तर पर आधा हो जाता है, वह लेस देन ब्लैकस्मिथ एडेप्ट लव 3 ग्रेटर देन तक पहुंच सकता था यदि वह हर बार सफल होता। अब एकमात्र बाधा उसका मन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।